गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम कल ने चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म किया था, ठीक है। और आज हम चैप्टर नंबर 4 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? वायु, एयर, ठीक है। तो आज हम वायु के बारे में पढ़ते हैं कि एयर है क्या। तो देखो, वायु को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वायु को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जब हमको हवा का झोंका हमारे बॉडी पर होकर गुजरता है तो हमको महसूस होता है, ठीक है। इसी प्रकार वायु जो है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है। पृथ्वी को वायु चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक। और इसी वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। तो आप लोग को वायुमंडल के बारे में समझ में आया? वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अब आओ हम आगे देखते हैं कि वायुमंडल क्या है, ठीक है। वायुमंडल है क्या? देखो, वायुमंडल जो है, वायुमंडल का संगठन मतलब वायुमंडल किन किन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वायुमंडल का संगठन कैसा है। संगठन का मतलब वायुमंडल किन चीज़ों की बनी हुई है। तो देखो, वायुमंडल गैस, धूलकण, जलवाष्प जैसे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वायुमंडल जो है गैसें, धूलकण और जलवाष्प से मिलकर बना हुआ है। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, अन्य कई सारी गैसें पाई जाती हैं। धूलकण क्या है? जो हम देखते हैं, जैसे हमारे आगे से गाड़ी जा रही होती है, पीछे से बहुत धूलकण उड़ रहे होते हैं, बहुत ही मतलब एक धुआं टाइप का दिखता है, उसी को हम धूलकण कहते हैं। जैसे आग लगने पर राख निकलती है, यह राख जो है धूलकण होती है। जैसे कहीं पर कोई पत्थर टूटता है तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो हमको दिखाई भी नहीं देते, ये सब धूलकण होते हैं, ठीक है। तो और जलवाष्प, जलवाष्प क्या है? जब धरातल पर जल जो है वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है, उसको हम जलवाष्प कहते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं कि जलवाष्प होता क्या है। अभी यहाँ इतना समझ लो, ठीक है। तो वायुमंडल का संगठन अगर हम देखें तो वायुमंडल गैसें, धूलकण और जलवाष्प से मिलकर बनी हुई है, ठीक। अगर आपसे पूछे कोई वायुमंडल क्या है, वायुमंडल जो है वायु द्वारा पृथ्वी को चारों ओर से जो घेरे हुए हैं उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन कैसा है? वायुमंडल गैस, धूलकण और जलवाष्प से मिलकर बना है, गैसों में, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई सारी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। अब आओ हम एक एक गैसों के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन, देखिए, नाइट्रोजन ना सभी प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है, डेवलप के लिए आवश्यक है, ठीक। नाइट्रोजन के ही कारण जो है सभी प्राणी विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जब सांस लेता है, ठीक है, जब कोई भी प्राणी या मनुष्य सांस लेता है तो सांस के थ्रू हमारे जो है अंदर, हमारे फेफड़ों में जो है कुछ मात्रा नाइट्रोजन की भी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, ये मान लो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है,
21% लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, 0.93% जो है वो आर्गन पाई जाती है, 0.03% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इतनी अधिक मात्रा अगर नाइट्रोजन की पाई जा रही है अपने वायुमंडल में, देखो हमारा वायुमंडल इन्हीं सब गैसों के मिलकर बना है। ठीक है, नाइट्रोजन 78% है। तो जब हम सांस लेते हैं या कोई भी प्राणी सांस लेता है तो सांस लेने की प्रक्रिया में जो हमारा फेफड़ा होता है उसमें नाइट्रोजन की कुछ मात्रा जाती है, हालांकि फिर से ये बाहर अभी आ जाती है, लेकिन हम वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधे से ग्रहण नहीं कर पाते, वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधे नहीं ग्रहण कर पाते। तो ये क्या करते हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं और कुछ जो है मृदा, कुछ नहीं पूरी मृदा, कुछ जीव जंतु और मृदा जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अवशोषित करके इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और ये नाइट्रेट जो है पेड़ पौधों के द्वारा ले लिया जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से नहीं ले पाते। सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में आएगा कि पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, नहीं, पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जब ये जीव जंतु जो है, मृदा जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है, उसके बाद ये पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। जबकि प्राणी क्या होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं, यह वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और नाइट्रोजन किस लिए आवश्यक है, प्राणियों के, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। ठीक है, नाइट्रोजन। तो अब आपसे कोई नाइट्रोजन के बारे में पूछे तो आप नाइट्रोजन के बारे में बता लोगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या कार्य है। ठीक है, अब जो है हम अगली गैस ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन को प्राणदायी गैस बोला जाता है। ठीक है, प्राणदायी गैस बोला जाता है क्योंकि यह सभी जीव जंतुओं के लिए बेहद ही आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव जंतु, मनुष्य एक भी मिनट जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, हो सकता है कोई 2-4 मिनट सांस रोक सकता हो, 5 मिनट जीवित रह सकता हो, लेकिन उसको अधिक देर तक जीवित रहना संभव नहीं है बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ना सभी मनुष्यों और प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो सभी मनुष्य जो है या प्राणी निरंतर ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते रहते हैं सीधे वायुमंडल से। वायुमंडल में हमारे 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सभी प्राणी और मनुष्य ऑक्सीजन को जो है ग्रहण करते रहते हैं। जबकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन को जो है बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अभी केवल आप इतना समझ लो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बनाते हैं और वही ऑक्सीजन मनुष्यों द्वारा या प्राणियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है। ऑक्सीजन इसलिए कम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ पेड़ पौधे ऑक्सीजन बना रहे हैं, दूसरी तरफ मनुष्य और अन्य प्राणी उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को बहुत तेजी से काट रहे हैं। ठीक है, काट रहे हैं। जब ये पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कौन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन ही नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जब सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो हम आप क्या करेंगे, तो हम आप बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि प्रतिवर्ष कम से कम 2 से 3 पेड़ तो लगाने ही चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो बढ़े। ठीक है, तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं क्योंकि ये हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और यही ऑक्सीजन जो है ना
जलने में सहायक करती है। ठीक है, अगर जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर आग नहीं लग सकती। ठीक है, हम माचिस जलाते हैं खाना बनाने के लिए, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारी माचिस ना जले, हमसे आग ना लग पाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसलिए हमको आवश्यक होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हमने कार्य देखा, ऑक्सीजन का कार्य देखा। नाइट्रोजन कितनी परसेंट वायुमंडल में पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन लगभग 21%। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं तीसरी अपनी जो प्रमुख गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य है पता है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वह जो है जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, सूर्य जो है पृथ्वी को गर्म करता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो पृथ्वी का धरातल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद जो है पृथ्वी का धरातल जो है सूर्य के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को उत्सर्जित करता है और उसी ऊष्मा को, ठीक है, उसी ऊष्मा को CO2 द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे वह ऊष्मा जो है बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, इस कारण जो है पृथ्वी हमेशा गर्म बनी रहती है। ठीक है, और एक मात्रा में, बहुत अधिक नहीं, एक मात्रा में, एक नियंत्रित मात्रा में। इस कारण अगर देखो, जैसे अगर सूर्य का प्रकाश है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो सूर्य का प्रकाश पड़ता पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती कि यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं हो पाता, बहुत अधिक गर्मी हो जाती। ठीक है, और उसी प्रकार अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता, दिन भर पूरा गर्मी होती। ठीक है, दिन भर बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश क्योंकि दिन में पड़ता है तो दिन में यहाँ पर बहुत अधिक तापमान प्राप्त होता और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती, और रात को ये प्रकाश पूरा उत्सर्जित हो जाता, बाहर निकल जाता, और रात पे यहाँ पर बहुत अधिक ठंड बढ़ जाती। तो इसका कारण क्या होता? दिन में बहुत अधिक गर्मी, रात को बहुत अधिक ठंडी। तो ना तो दिन में जीवन संभव हो पाता, ना तो रात में जीवन संभव हो पाता, तो पृथ्वी पे पूरा जीवन ही संभव नहीं हो पाता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन्हीं सभी इस प्रकाश को, इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और धीरे धीरे उत्सर्जित करती है। ठीक है, और यही प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, उस अवशोषित करती रहती है, उत्सर्जित करती रहती है। तो इससे पृथ्वी ना तो अधिक ठंडी हो पाती है और ना ही अधिक गर्म होती है। ठीक है, तो इससे पृथ्वी ना तो अधिक ठंडी होती है, ना ही अधिक गर्म होती है, और पृथ्वी का जो ताप संतुलन है वह बना रहता है। ठीक है, और जिससे जीवन संभव हो पाता है। तो यह भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग कारखाने खोल रहे हैं, ठीक है, कार चला रहे हैं, गैस चिमनियाँ बना रहे हैं। इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अधिक मात्रा में निकल रही है। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में निकल रही है तो ये सूर्य का प्रकाश जो है बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित कर रही है। ठीक है, ये ऊष्मा को जो है बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित कर रही है। तो इसको अगर पृथ्वी को 1 डिग्री सेल्सियस पे गर्म रखना है तो अब ये पृथ्वी को 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रही है। ठीक है, इसी कारण जो है पृथ्वी धीरे धीरे बहुत गर्म होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। ठीक है, ठीक, मतलब पृथ्वी बहुत गर्म हो जा रही है। तो ऐसे से जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो फिर जीवन की संभावनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी पृथ्वी पर से। ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी नियंत्रित अवस्था में रहना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, अब तीसरा क्या है? आओ हम जलवाष्प के भी बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखो जलवाष्प क्या है? हम महासागरों को देखते हैं, ठीक है, हम महासागरों को देखते हैं या किसी जल के भाग को देखते हैं। हम मान लो एक बोतल में जल लिए, ये मान लो एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में हम जल लिए और इस जल को हम सूर्य के सामने रख दिए दिन भर। ठीक है, तो हम शाम को देखते हैं तो ये जो जल है वो खाली हो जाता है, आधा हो जाता है।
बाकी का जल कहाँ गया? बाकी का जल जो है वाष्प बनकर वायुमंडल में आ गया। ठीक है, जल की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो ये द्रव अवस्था में है, लेकिन जब इस पे अधिक तापमान पड़ता है तो ये वाष्प बन के जो है वायुमंडल में चली जाती है। इसी वाष्प को हम जल वाष्प कहते हैं। ठीक है, और यही आगे चलकर वर्षा करवाती है, तो वायुमंडल में जल वाष्प का भी काफ़ी काम होता है। ठीक है, तो हमने वायुमंडल का संगठन पढ़ा। ठीक, हमने वायुमंडल का संगठन पढ़ा। अब आओ हम वायुमंडल की संरचना देखते हैं। ठीक है, अब आओ अगला हम वायुमंडल की संरचना देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना कैसी है। देखो, ये हमारा मान लो पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा स्थल मंडल है, ये हमारा स्थल मंडल है। ठीक है, तो और ये पूरा हमारा वायुमंडल है। तो हम यही आज देखेंगे, हम क्या देखेंगे? हम यही देखेंगे कि वायुमंडल क्या पूरी पृथ्वी पर ऐसे समान रूप से फैला हुआ है या कहीं अंतर है या कुछ इसमें कमियां हैं, कैसी है ये। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि वायुमंडल आखिर कैसा है, वायुमंडल की आखिर संरचना कैसी है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। देखो, वायुमंडल जो है 5 प्रकार की होती है। वायुमंडल की संरचना को हम 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, वो 5 भाग कौन से हैं? आओ एक एक करके देखते हैं हम। देखो, पहला हमारा है क्षोभ मंडल। ठीक है, पहला हमारा है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? ये सबसे निचली परत है। वायुमंडल को हम 5 परतों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है? क्षोभ मंडल। ये सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। ठीक है, औसत क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों पे कम है और विषुवत रेखा पे ज़्यादा है। और वो ध्रुवों पे कम क्यों है और विषुवत रेखा पे ज़्यादा क्यों है, ये हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना जान लो। तो सबसे जो निचली परत हमारी है वो क्षोभ मंडल है। ठीक, अब देखो, अब इसकी विशेषता क्या है? देखो, मौसम संबंधित समस्त घटनाएं, जितनी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, चाहे बादल बनना, चाहे ओस होना, चाहे वाष्पीकृत होना, ठीक है, चाहे बिजली चमकना, तो मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जो बिजली हमको चमकती हुई दिखाई देती है ना, ये सब क्षोभ मंडल पे ही होती है। मतलब अगर हम अब जहाँ पर हैं वो स्थल मंडल है, हम अपने स्थल मंडल से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे तो यहीं तक केवल हमको बादल, बिजली, वर्षा ये सब मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितनी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, इतनी बात आई आपको समझ में। अब इसके ऊपर 13 किलोमीटर से अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमको समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल, समताप मंडल का मतलब क्या है? समान ताप, ऐसा मंडल जहाँ पर समान ताप हो। ठीक है, 13 से लेकर जो 50 किलोमीटर तक हमारा समताप मंडल पाया जाता है। अब देखो, ये समताप मंडल जो होता है ना, यहाँ पर लगभग समस्त जो यहाँ क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती थी, यहाँ पर ये समस्त घटनाओं से मुक्त होता है। यहाँ पर ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं होती। यहाँ पर मौसम एकदम साफ होता है। ठीक है, यहाँ पर मौसम एकदम साफ होता है। इसी कारण ये जो है हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति होती है। तो जो हमारे हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, जो लंबी दूरियां की हवाई जहाज़ वगैरह होती हैं, वो हमारे समताप मंडल पे ही उड़ती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ पर होती हैं, वो क्षोभ मंडल पे होती हैं। इसका विस्तार कितना है? 13 किलोमीटर तक। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा बदल दे कि बिजली कहाँ पर हो चमकती है, तो वो क्षोभ मंडल में चमकती है। ठीक है, और समताप मंडल, समताप मंडल में क्या है? ये सब कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर एरोप्लेन चलाने के लिए एक उचित परिस्थिति होती है। ठीक है, और दूसरा हमारे समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का काम तो आप जानते ही हो। ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करती है। ठीक है, और ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे पराबैंगनी किरणें हमारे क्षोभ मंडल या हमारे स्थल पे नहीं पहुंच पाती। ठीक है,
क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो समताप मंडल इसलिए आवश्यक है। ठीक, इसके ऊपर हम चलते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? मध्यम मंडल। ठीक है, मध्यम मंडल। इस मध्य मंडल का विस्तार कितना है? 80 किलोमीटर तक। 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो हमको मध्यम मंडल प्राप्त होगा। ठीक है, ऊपर हम जा रहे हैं, हमको मध्यम मंडल प्राप्त होगा। अब इस मध्यम मंडल की विशेषता क्या है कि जो पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरती है, ये मध्यम मंडल पे ही आने के बाद जलने लगती है। ठीक है, उसमें आग मध्यम मंडल पे ही आने पे लगती है। तो जब पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरती है तो मध्यम मंडल पे ही आकर जलती है। ठीक है, इसकी इतनी विशेषता है। इसके बाद हम ऊपर आएंगे तो हमको क्या मिलता है? आयनन मंडल। ठीक है, आयनन मंडल का विस्तार कितना है? 400 किलोमीटर तक। ठीक, तो 80 से 400 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमको आयनन मंडल प्राप्त होगा। और आयनन मंडल की विशेषता क्या है कि आयनन मंडल जो होता है, हम पृथ्वी पर जो मोबाइल यूज करते हैं, जो टेलीफोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो ये सब इंटरनेट वगैरह को संचार साधन की सुविधा जो है आयनन मंडल से ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिग्नल होता है वह आयनन मंडल के पास जाता है और वहाँ से टकरा करके दूसरी जगह पहुँचता है। ठीक है, तो आयनन मंडल जो है संचार के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक, और इसके बाहर हम आते हैं तो बहिर्मंडल। 400 किलोमीटर के बाद लगभग 500 किलोमीटर के ऊपर हम पहुँचते हैं तो बहिर्मंडल आता है। बहिर्मंडल में क्या होता है कि हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें जो हैं तैरती हुई मिलती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही हल्की गैसें होती हैं। ठीक है, तो ये गैसें ऊपर तैरती हुई मिलती हैं और इसके बाद से ही अंतरिक्ष हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल की अगर संरचना के बारे में कोई पूछे तो अब तो आप बता लोगे कि वायुमंडल हमारा जो है 5 परतों में विभाजित है। पहला परत हमारा जो है वो क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है, तीसरा मध्यम मंडल है, चौथा आयनन और पांचवा बहिर्मंडल है। अब कोई इसकी विशेषता पूछे तो आप ये भी बता सकते हो कि ये 13 किलोमीटर तक फैला है, ये 50 किलोमीटर तक, ये 80 किलोमीटर तक, ये 400 किलोमीटर तक। ठीक है, अब कोई क्षोभ मंडल की विशेषता पूछे तो यहाँ पर मौसम संबंधित समस्त घटनाएं होती हैं। ठीक है, और समताप मंडल में मौसम संबंधित कोई भी घटना नहीं होती, इसलिए ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थिति होती है। दूसरे यहाँ पर ओजोन पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तीसरा मध्यम मंडल क्या है? मध्यम मंडल में उल्का पिंड आकर यहीं से जलने लगती हैं। आयनन मंडल हमको संचार सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक, और बहिर्मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसें तैरती रहती हैं। ठीक है, अब देखो तापमान, हमने आगे क्या पढ़ा था? तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। अब आगे ऐसा भी है कि किसी एक मंडल में तापमान में बढ़ोतरी भी होती है, कहीं कम भी होता है, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़े हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल क्या है। वायु जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसको ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन पढ़ा। ठीक है, कि वायुमंडल गैस से, धूलकण और जलवाष्प से मिलकर बनी है। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, उन सभी गैसों के हमने प्रकार देखे, कार्य देखे कि क्या होता है। उसके बाद हमने संरचना पढ़ी। ठीक, उसके बाद हमने संरचना पढ़ी। संरचना में हमने देखा कि ये 5 भागों में बटे हुए हैं। ठीक, अब आओ हम आगे चलते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, अब आगे हमारा है मौसम व जलवायु। ठीक है, देखो मौसम क्या है। मौसम हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में अपने कि दिन प्रतिदिन, ठीक है,
दिन प्रतिदिन बदलाव, ठीक है, मौसम होता है, मौसम होता है। देखो ताप, दाब, वर्षा आदि में जो है दिन प्रतिदिन जो बदलाव होता है या घंटे 2 घंटे में बदलाव होता है, ठीक है, या घंटे 2 घंटे में बदलाव होता है, उसी को हम मौसम कहते हैं। जैसे कि अभी सुबह हम जब सोकर उठते हैं तो हमारा तापमान हमारे वायुमंडल का बहुत ही कम होता है, ठीक है, दबाव भी हमको हल्की महसूस होती है, बारिश होती है या नहीं होती, ठीक। तो सुबह का मौसम हमको बहुत ही सुहावना नज़र आता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे वैसे तापमान बढ़ने लगता है और हमारा मौसम गर्म होने लगता है। तो सुबह के मौसम को हम क्या कहते हैं, मौसम ठंडा है, लेकिन दोपहर के मौसम को हम क्या कहते हैं कि मौसम गर्म है, ठीक है। तो मौसम जो है घंटे 2 घंटे में बदल जाता है, ये बहुत तीव्रता से बदलता है। जैसे आज मान लो आज बारिश हो रही है, ठीक है, आज बारिश हो रही है तो हम क्या कहते हैं, यार बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। लेकिन कल एकदम खिली हुई धूप निकली है तो हम क्या कहते हैं, आज सुहावना मौसम है, ठीक है। उसके अगले दिन बहुत तेज़ी से धूप निकलती है, ठीक है, और गर्मी बढ़ जाती है तो हम क्या कहते हैं, गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो मौसम बदलता रहता है, लेकिन जब यही मौसम, ठीक है, जब यही मौसम, यही तापमान, ठीक है, लंबे समय तक स्थिर रहता है, ठीक है, लंबे समय तक स्थिर रहता है तो उसी को हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। मौसम क्या है, मौसम पल पल बदल रहा है, लेकिन जलवायु जो है स्थिर होता है लंबे समय तक, इसमें तापमान जो है स्थिर होता है। जैसे अंटार्कटिका, ठीक है, जैसे यूरोप, जैसे अफ्रीका, अफ्रीका का हम क्या कहते हैं, अफ्रीका को, अफ्रीका का मौसम गर्म है। क्यों गर्म है, क्योंकि वहाँ का तापमान अधिक है। यूरोप का मौसम ठंडा है, क्यों है, क्योंकि वहाँ का तापमान कम है। तो ये जलवायु को हम कहते हैं कि अफ्रीका का जलवायु जो है गर्म है, यूरोप की जलवायु क्या है, वो ठंडी है, ठीक है। तो मौसम क्या है, मौसम बदलता रहता है लेकिन जलवायु जो है स्थिर रहती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखो जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। हमने बताया तापमान, जहाँ का तापमान अधिक होगा वहाँ की जलवायु जो है गर्म होगी, जहाँ का तापमान कम होगा वहाँ की जलवायु जो है ठंडी होगी, ठीक है। सूर्य तप, सूर्य तप क्या होता है, सूर्य द्वारा जो पृथ्वी को तापमान प्राप्त होता है उसी को हम सूर्य तप कहते हैं, क्योंकि सूर्य निकलता है वो पृथ्वी पर अपना प्रकाश देता है, उस प्रकाश के कारण पृथ्वी गर्म होती है और उसी गर्माहट को हम सूर्य तप कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, तो विषुवत रेखा पे सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, इसलिए विषुवत रेखा कर्क और मकर रेखा पर जो है गर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तापमान में कमी आती है, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं विषुवत रेखा से तापमान में कमी आती है, तो क्या होगा कि ये विषुवत रेखा के आसपास का इलाका गर्म होगा, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर आने पर हम जो है तापमान में ठंडा देखेंगे, तापमान ठंडा रहेगा, तो वहाँ की जलवायु क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। विषुवत रेखा की जलवायु क्या रहेगी, गर्म रहेगी, ठीक है। तो सूर्य तप प्रभावित करता है। और तीसरा हमारा वायुदाब है, ठीक है। देखो वायुदाब क्या है, वायु द्वारा पृथ्वी पर डाला गया दाब ही वायुदाब है, ठीक है। वायुदाब क्या है, जो वायु हमारी है, जैसे अभी जहाँ पर हम खड़े हैं हमारे ऊपर भी वायुदाब पड़ रहा है, लेकिन हमारे ऊपर से भी वायुदाब पड़ रहा है, बगल से भी वायुदाब पड़ रहा है, पीछे से भी वायुदाब पड़ रहा है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। वायुदाब हर जगह पड़ता है, इस समय भी वायुदाब सबके, आपके भी ऊपर हमारे भी ऊपर वायुदाब लग रहा है, लेकिन ये हमको पता नहीं चलता, ठीक है। तो
वायु द्वारा पृथ्वी पर डाला गया दाब ही वायुदाब कहलाता है। ठीक है, तो वायुदाब क्या है आप लोग जान जाओगे कि वायु जो है पृथ्वी के ऊपर जो दबाव डाल रही है उसी को वायुदाब कहते हैं। अब देखो वायुदाब जो है ना, ये जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, वायुदाब में कमी आती है। क्यों, उसका भी कारण आप लोग थोड़ा देख लो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही देखना है। देखो मान लो कोई यह महासागर है, ठीक है, और यह पहाड़ है, ठीक है, तो महासागरों का जो क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है, जब महासागर का क्षेत्रफल अधिक है लेकिन पहाड़ का क्षेत्रफल कम है, ठीक, तो महासागर का क्षेत्रफल अधिक है तो यहाँ पर चारों तरफ से वायु दबाव लगा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वायुदाब अधिक होगी ना। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर, पहाड़ों की चोटियों पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल बहुत कम है तो वायु थोड़ी सी दबाव डाल पाएगी, इसलिए धरातल पर जो है वायुदाब अधिक होती है, ऊंचाई पर बढ़ने पे वायुदाब में कमी आती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वायुदाब में कम आएगा। ठीक है, अब आओ हम देखते हैं वायुदाब पेटियां। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली वायुदाब पेटियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी वायुदाब पेटियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो देखो पृथ्वी पर सबसे पहले ये हमारा विषुवत रेखा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तापमान अधिक प्राप्त होता है, ये टी है, टी मतलब टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अधिक प्राप्त होता है, तापमान अधिक प्राप्त होता है। अब जहाँ पर तापमान अधिक प्राप्त होगा वहाँ पर वायुदाब क्या होगा, P मतलब प्रेशर। ठीक है, T मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब वायुदाब। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। ऐसा क्यों होगा ये थोड़ा देख लो। देखो मान लो ये धरातल है और ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल पे पड़ रहा है। ठीक है, तो जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ेगा तो ये धरातल गर्म हो जाएगा, तो ये जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ की जो वायु होगी, यहाँ की वायु जो है फैलने लगेगी। जब फैलने लगेगी तो यहाँ पर जो है, ठीक है, जब यहाँ पर वायु फैलने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ से वायु हटने लगेगी, यहाँ पर जगह काफ़ी बन जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कहीं का कम है, ठीक है, अगर मान लो अब इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पर वायु जो है बहुत नज़दीक होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सूर्य के प्रकाश के कारण जो है वायु दूर दूर हट गई। ठीक है, क्योंकि धरातल बहुत गर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो वायु बहुत नज़दीक होगी। जब वायु बहुत नज़दीक होगी तो यहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि टेम्परेचर जो है प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली अपोजिट होता है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर अधिक होगा। तो हम विषुवत रेखा पे क्या पढ़े हैं कि सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार जरूर सर के ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। तो यहाँ पर जो है वायुदाब का जो है निम्न प्रभाव होता है। इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी बनती है। ठीक, लेकिन जस्ट हम इसके जब ऊपर बढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब तापमान कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायुदाब पेटी पाई जाएगी, उच्च पेटी पाई जाएगी। ठीक है, इसको उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक और निम्न वायुदाब पेटी पाई जाएगी। ठीक है, जिसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहा जाएगा। और ये तापमान से प्रभावित नहीं होता, ये किसी और चीज़ से प्रभावित होता है। और वो किस चीज़ से प्रभावित होता है उसके लिए अभी आपको अगली क्लास में सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, आप केवल अभी इतना समझ लो कि पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है,
और फिर सबसे ऊपर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। और ये दोनों साइड समान रूप से होगा, ठीक है ना। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यहाँ, ये उपध्रुवी यहाँ, ठीक है, और ध्रुवी यहाँ, ठीक। तो पृथ्वी पर इतने प्रकार के वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, ठीक है। निम्न वायुदाब पेटी, इसको विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं, इसको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बोलते हैं, इसको उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसको जो है ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये उपध्रुवी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो सर तापमान कम है, लेकिन उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी क्यों बन रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इतना याद कर लो, आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जब हम अगले क्लास में चलेंगे, जब हम अपने अगले सिलेबस पे चलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा लो। मैंने अभी कल बताया था ना आपको, मीडियम डोज, हाई डोज और लो डोज। तो अभी मीडियम डोज ही लो, हाई डोज के लिए हम आगे हैं ना, हाई डोज आपको आगे देंगे जहाँ पर आपकी बॉडी उस डोज को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो वायुदाब पेटियाँ 1 2 3 4, ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे, एक ये 3 3 6 7 वायुदाब पेटियाँ टोटल पाई जाती हैं पृथ्वी पर, ठीक है। इन सब वायुदाब पेटियों के नाम अभी आप याद रखिएगा और हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं किस पे, पवनों के प्रकार पे, ठीक है। देखो पवन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, पवन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक अस्थाई पवनें, अस्थाई पवनें क्या होती हैं, ऐसी पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है। यह कभी अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर ही चलेंगी, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं तो उसी दिशा में चलेंगी, ऊपर से नीचे चल रही हैं उत्तर से दक्षिण तो उसी दिशा में चलेंगी। तो अस्थाई पवनें जो हैं यह कभी अपने दिशा को चेंज नहीं करती हैं, ये निरंतर वर्ष भर एक ही दिशा में बहती रहती हैं। जैसे व्यापारिक पवनें, सनातनी पवनें, ठीक है, ये सब अस्थाई पवनें हैं। और दूसरा मौसमी पवनें, मौसमी पवन क्या होती है, ऐसी पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती हैं। जैसे भारत में हम क्या देखते हैं, ठंडी में स्थल से समुद्र की ओर पवनें चलती हैं, लेकिन वही बारिश में, ठीक है, बारिश में क्या होती है, समुद्र से जो है स्थल की ओर पवनें चलती हैं, ठीक है। ये मौसम के अनुसार पवनें चेंज हो जाती हैं, इनकी दिशा चेंज हो जाती है। और तीसरा हमारा क्या है, कौन बताएगा, स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, जो पूरे पृथ्वी पर विस्तृत रूप से नहीं होती, बल्कि ये पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र पर स्थानीय रूप से पाई जाती हैं, ठीक है, उसको हम स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे लू हो गया, लू कहाँ पर चलता है, लू अपने उत्तर भारत में चलता है गर्मियों के सीजन में, ये बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। तो फिर हम इन तीनों पवनों के बारे में देखें कि स्थायी पवनें क्या है, मौसमी पवनें क्या है, स्थानीय पवनें क्या है। अब ये देखते हैं, हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है, हम अपने विषुवत रेखा को देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये पवनें कौन सी हैं, ये अस्थाई पवनें हैं। ये अस्थाई पवनें क्या हैं, वर्ष भर एक ही दिशा की ओर चल रही हैं, ठीक है ना। देखो ये उत्तर में उत्तर पूर्व की दिशा से आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं, उत्तर पूर्व की दिशा से आ रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये दक्षिण पूर्व की दिशा से आ रही हैं। इसको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हम बोलते हैं और इसको दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें बोलते हैं। ये व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, ये व्यापारिक पवनें हैं, ठीक। और इसके ऊपर सनातनी पवनें हैं, सनातनी पवनें ऐसे जाती हैं, ठीक। यह विषुवत रेखा की ओर जाती हैं, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जाती हैं, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र है, यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र है।
और यहाँ पर निम्न वायुदेव क्षेत्र है और ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये तो हम पढ़े ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना जानिए, आगे इसकी क्रियाविधि के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब हमारा एक मात्र टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, आर्द्रता। ठीक है, ठीक है, आर्द्रता को इंग्लिश में हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आर्द्रता क्या है, देखो वायुमंडल जो है, हमने अभी जल वाष्प के बारे में पढ़ा। जल वाष्प क्या था, देखो जल वाष्प क्या था, जब सूर्य का प्रकाश या तापमान के कारण, ठीक है, जब तापमान के कारण महासागरों से जल जो है, या कोई भी जल महासागरों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचता है, उसी को हम जल वाष्प कहते हैं। ठीक है, और ये जल जो है वायुमंडल में जब पहुंचता है और वायुमंडल में जो छोटे छोटे धूल कण हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। जलवाष्प की मात्रा को ही हम, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। ये मान लो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आर्द्रता बोलते हैं। अब देखिए आप कि हमने क्या पढ़ा था कि आर्द्रता जो है जलवाष्प की मात्रा है। ठीक है, जो जलवाष्प है वायुमंडल में, ये मान लो जलवाष्प है, ये जो जलवाष्प वायुमंडल में है उसी को हम आर्द्रता बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक होगा, ठीक है, वहाँ पर जलवाष्प अधिक बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तापमान अधिक है, वहाँ पर जो है वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, वाष्पीकरण अधिक होगा तो जलवाष्प अधिक बनेगा। ठीक है, तो जब अधिक जलवाष्प बनेगा तो वहाँ का वायुमंडल अधिक आर्द्र होगा, क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में अधिक जलवाष्प जा रही है। ठीक है, तो तापमान जो है ना, तापमान जलवाष्प को या आर्द्रता को सीधे सीधे प्रभावित करती है। ठीक है, तापमान जहाँ पर कम होगा वहाँ के वायुमंडल की आर्द्रता कम होगी, जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ के आर्द्रता अधिक होगी। ठीक है, तो अब आर्द्रता देखो, आर्द्रता का कार्य क्या है। देखो आर्द्रता जहाँ पर अधिक होती है ना, वहाँ पर मनुष्य अगर है जैसे, तो मनुष्य को बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी से जो पसीना निकल रहा है, ठीक है, अगर पसीना निकल रहा है तो अगर वायुमंडल की आर्द्रता कम है तब क्या होगा, वायुमंडल में अधिक आर्द्रता आ सकती है। वायुमंडल जो है आर्द्रता को एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे पसीने को अच्छे से सोख लेगा। ठीक है, अगर हम कपड़े धुले हैं तो उस कपड़े से पानी जो है वायुमंडल अधिक अच्छे से सोख लेगा, अगर आर्द्रता उसमें कम है तो। ठीक है, तो लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर आर्द्रता, मान लो ये वायुमंडल है, ये पहले से, ये मान लो वायुमंडल है, ये पहले से ही आर्द्रता से एकदम फुल है, इसमें और अधिक पानी जाने की जगह नहीं है या और अधिक जलवाष्प जाने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, जब और अधिक इसमें जलवाष्प जाने की क्षमता नहीं है तो ये आर्द्रता को जो है, हमारे आपके जो पसीने को, जो कपड़े में पानी निकलता है उस पानी को, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, अवशोषित नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गर्मी हमको महसूस होती है। ठीक है, तो आर्द्रता जो है तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तापमान से डायरेक्ट तापमान को प्रभावित करता है आर्द्रता, तापमान आर्द्रता को डायरेक्ट प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसी आर्द्रता के कारण ही वर्षा होती है। ठीक है, अब इसी आर्द्रता के कारण जो है वर्षा होती है। ठीक,
वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा क्या है, पहले आप ये जान लो वर्षा क्या है। जब वायुमंडल से, ठीक है, बूंदों के रूप में पानी जमीन पर गिरता है उसी को हम वर्षा कहते हैं। ठीक, वायुमंडल से बूंदों के रूप में जो पानी जमीन पर गिर रहा है उसी को हम वर्षा कहते हैं। उसी को कहते हैं ना, या किसी और चीज़ को कहते हैं? उसी को कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा क्या है अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? जो वायु है, जो मतलब जल है, जल जब बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है उसी को हम वर्षा कहते हैं। अब वर्षा के हम प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, देखो वर्षा जो है ना 3 प्रकार की होती है। पहली संवहनीय वर्षा, दूसरी पर्वतीय वर्षा, तीसरी जो है चक्रवातीय वर्षा। देखो संवहनीय वर्षा क्या होती है वो आप लोग देख लो, बस एक एक लाइन में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल एक एक लाइन में देखेंगे, आगे इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अपना सिलेबस जितना है ना, हम लोग सिलेबस के ही अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन ठोस पढ़ेंगे। ठीक, जब आगे हमारा ये सिलेबस और बड़ा हो जाएगा तो हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा सिलेबस जितना है यहाँ पर हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर मान लो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा बता भी दूँ तो आप लोग के पल्ले ही ना पड़ेगा, आधे लोग भूल जाओगे, आधे लोग को याद रहेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सबको आए, सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें। ठीक है, तो संवहनी वर्षा क्या है? देखो संवहनी वर्षा उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्रता से निकलता है। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो वहाँ के धरातल का तापमान अधिक हो जाता है और वहाँ का जो जलवाष्प होता है वो ऊपर वायुमंडल में पहुँच जाता है। ठीक है, ऊपर वायुमंडल में पहुँच करके, ठीक, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर वायुमंडल में पहुँच के फिर वो बारिश कराता है, उसी को हम संवहन वर्षा कहते हैं। ठीक, अब पर्वतीय वर्षा क्या होती है? देखो जब जलवाष्प आगे बढ़ता है, ठीक है, निरंतर आगे बढ़ता है तो ऊंचाई पर पहुंचने पर ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, मान लो यहाँ से ये गर्म है, जब धरातल से कोई जलवाष्प उठती है, जब ऊपर जाती है तो यहाँ से ये गर्म होती है, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर जाती है ठंडी होती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर में ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है तो ये जलवाष्प ठंडी हो जाती है। ठीक है, यहाँ धरातल से जब ये जलवाष्प निकली तो यहाँ गर्म होती है, लेकिन ऊपर जाते जाते ये ठंडी हो जाती है। और ठंडी जब होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि ये जो जलवाष्प होती है और अधिक देर तक ऊंचाई पर रुक नहीं पाती और बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है, इसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब चक्रवाती वर्षा क्या है? जब 2 प्रकार की वायु, एक ठंडी, ये मान लो कोई ठंडी वायु है, और एक गर्म, ठीक है, ये मान लो एक गर्म वायु है। जब 2 प्रकार की वायु एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, तो दोनों वायु मिलती नहीं। देखो ठंडी और गर्म वायु मिलती नहीं है तुरंत। ठीक है, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग हैं। ये ठंडी है वायु है और ये गर्म है, इनके बीच में एक दीवार टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऐसे समकक्ष टहलने लगती हैं, घूमने लगती हैं, एक दूसरे के समकक्ष घूमने लगती हैं। जैसे ये मान लो ठंडी वायु है, ये गर्म वायु है, ऐसे एक दूसरे का चक्कर काटने लगती हैं और इसी कारण वर्षा होती है। ठीक है, इसी को हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो आपको वर्षा का प्रकार समझ में आया? तो अब हम लोग जो है ये टॉपिक आज हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। हम कल अगले अपने टॉपिक पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 5 पे। और देखिए आप लोग ना बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। आप लोग अगर ध्यान से देखे हैं ना तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि जिस दिन मैं क्लास 12 ख़त्म करूँगा उस दिन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इवन 11th से ही हम हाई लेवल पढ़ने लगेंगे। ठीक है, अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी केवल हम परिचय तक चल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अपनी 11th-12th की NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ से हमारी सारी बेसिक कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद जब बुक पढ़ेंगे तो हमको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती रहेंगी। बस आप विश्वास रखिए, आप पढ़ते रहिए और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।